हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एनएमडीसी का मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा, जिसमें कि मैं आपसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसका मैं टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर्स डिस्कस करूँगा। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से एग्जाम में आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट मत करिए। आप ज़्यादा फोकस आप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और किसमें तो फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि फॉर मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन कन्वेयर्स आर यूज्ड व्हेन द प्रिवलिंग कंडीशन इंक्लूड, यानी कि जो मटेरियल हैंडलिंग होता है उसमें आपको कन्वेयर को कब यूज़ किया जाता है? जब लोड्स आर यूनिफॉर्म, रूट्स डू नॉट वेरी, रूट्स जो है आपका चेंज नहीं हो, या मटेरियल मूव रिलेटिवली कंटिन्यूसली, ये ऑल ऑफ दिस। तो देखिए बेसिकली आपका कन्वेयर कब यूज़ करते हैं? तो जब आपका लोड जो है वो कंटिन्यूसली सेम लोड रहे, यूनिफॉर्म लोड रहे, रूट आपका सेम रहे, रूट चेंज नहीं हो, और मटेरियल जो है रिलेटिवली कंडीशन में रहे, कंटिन्यूसली मटेरियल आते रहे। तो तीनों के केसेस आपका करेक्ट है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। कन्वेयर क्या होता है? तो देखिए बेसिकली कन्वेयर एक आपका एक मटेरियल मैनेज ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक इक्विपमेंट होता है, जो कि देखिए ये कुछ इस तरह से मटेरियल मैनेजमेंट, इसमें मटेरियल जाता है, इसके ऊपर में मटेरियल रखा होता है और मटेरियल के थ्रू आगे जाता है, नीचे रोलर लगा रहता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गैंट चार्ट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट शेड्यूलिंग एंड रूटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन शेड्यूल या मशीन यूटिलाइजेशन। तो देखिए बेसिकली आपका जो गैंट चार्ट है वो किससे इन्फॉर्मेशन देता है? तो गैंट चार्ट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्शन शेड्यूल। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। और ये आपका गैंट चार्ट वाला जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार आया है, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका शेड्यूलिंग बनाते हैं, तो ये आपका गैंट चार्ट है जिसमें कि एक तरफ आपका डे रहता है, एक तरफ आपका शेड्यूल रहता है। तो कौन सा जॉब आपका कौन सा डे में करना है, ऐसा शेड्यूल आप गैंट चार्ट में ही बनाते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मेरिट रेटिंग इज द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वैल्यू ऑफ अ जॉब, वर्कर्स परफॉर्मेंस ऑन अ जॉब, वर्थ ऑफ अ मशीन, वैल्यू ऑफ अ ओवरऑल प्रोडक्शन। तो मेरिट रेटिंग जो है वो ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम क्या डिटरमाइन करते हैं? तो हम डिटरमाइन करते हैं कि वर्कर्स परफॉर्मेंस ऑन अ जॉब, जो जॉब के ऊपर में जो वर्कर्स का परफॉर्मेंस है उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो उसके लिए हम मेरिट रेटिंग का यूज़ करते हैं। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। ये देखिए क्या है, तो पॉट स्टैंड फॉर, बेसिकली आपको पॉट का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो पॉट का फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्राम एस्टिमेशन एंड रिपोर्टिंग टेक्निक नहीं है, प्रोसेस एस्टिमेशन एंड रिव्यू टेक्निक ये भी नहीं है, प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक ये है। ठीक है, तो क्या है पॉट का फुल फॉर्म? प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। पॉट के अलावा एग्जाम में आपका एक और चीज़ आता है सीपीएम। सीपीएम यानी कि क्रिटिकल पाथ मेथड, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपको इसका भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्रिटिकल पाथ मेथड। ये आपका सीपीएम जो है वो फर्स्ट टाइम 1 टाइम एस्टिमेट है, और पर्ट जो है वो आपका 3 टाइम में एस्टिमेट, यानी कि ट्रिपल टाइम एस्टिमेट है। इससे भी क्वेश्चन आता है। ये आपका पर्ट का डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन इमर्जन इफिशिएंसी प्लान ऑफ वेज इंसेंटिव सिस्टम, बोनस इज पेड टू ए वर्कर हुज आउटपुट एक्सीड 67% इफिशिएंसी ऑन द परसेंटेज ऑफ टाइम सेव, ऑन द परसेंटेज ऑफ टाइम वर्क, ऑन द परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। तो देखिए इमर्जन इफिशिएंसी प्लान जो है, उस इफिशिएंसी प्लान के अकॉर्डिंग जो बोनस है वो उसको मिलता है जिसकी इफिशिएंसी जो है वो 67% से ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे इफिशिएंसी की बात हो रही है और इफिशिएंसी आपको यहाँ पे दिख रही है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। उससे पहले देखिए क्या है, तो एमटीएम क्या है? तो मटेरियल टेक्निक मैनेजमेंट है। इज़ यूज टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग मैथड, एस्टैब्लिशिंग टाइम स्टैंडर्ड, डेवलप इफेक्टिव मैथड इन एडवांस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ प्रोडक्शन, या ऑल ऑफ दिस। तो आपका ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए डमी एक्टिविटी क्या होता है? डमी एक्टिविटी इन अ नेटवर्क डायग्राम। इस पूरे डायग्राम को हम नेटवर्क डायग्राम बोलते हैं। डमी एक्टिविटी में कैसा रहता है? तो ये डैश लाइन का यूज़ किया जाता है उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। तो बीच में आप देखेंगे ये बीच में, तो यहाँ पे डमी एक्टिविटी है। तो डमी एक्टिविटी हम क्यों करते हैं? तो इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ये डॉटेड लाइन, बिल्कुल सही। इज़ इन आर्टिफिशियल एक्टिविटी, बिल्कुल आर्टिफिशियल है क्योंकि ये जो है ये वाला नेचुरल रहता है जो फुल लाइन में है। डज नॉट कंज्यूम टाइम और रिसोर्स, ये टाइम और रिसोर्स कंज्यूम नहीं करता है क्योंकि मेन लाइन आपका टाइम और रिसोर्स आपका कंज्यूम करता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं कि द प्रोडक्शन शेड्यूलिंग इज सिंपलर एंड हाई वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एंड हाई लेबर इफिशिएंसी आर अचीव्ड इन द केस ऑफ प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, ए कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन एंड प्रोसेस लेआउट। तो देखिए ऐसा प्रोडक्शन शेड्यूल जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो और उसमें वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, यानी कि इसका जो आउटपुट इफिशिएंसी है वो काफ़ी हाई रहे, लेबर इफिशिएंसी भी हाई रहे, तो ऐसा किसके केस में होता है? तो ऐसा होता है आपका प्रोडक्ट लेआउट में। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। प्रोडक्ट लेआउट में एक टाइप का मटेरियल ही बनाया जाता है, प्रोडक्ट लेआउट में मटेरियल जो है वो सेम रहता है।
क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड टाइम का फॉर्मूला पूछ रहा है, नॉर्मल टाइम माइनस अलाउंस, नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस, रिप्रेजेंटेटिव टाइम मल्टीप्लाइड बाय रेटिंग फैक्टर, नॉर्मल टाइम टेकन बाय एन ऑपरेशन। तो देखिए स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, तो स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ये आपका स्टैंडर्ड टाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, यानी कि मटेरियल हैंडलिंग का प्रिंसिपल्स क्या है। प्रिंसिपल मतलब कि उसका उद्देश्य क्या है, उसको करने का पर्पस क्या क्या रहता है। तो कीप ऑल द हैंडलिंग टू द मिनिमम, मटेरियल हैंडलिंग का सबसे बेसिक प्रिंसिपल यही है कि जितना कम से कम हो सके हम मटेरियल हैंडलिंग करना है। तो कीप द ऑल द हैंडलिंग टू द मिनिमम, सेलेक्ट ओनली इफिशिएंट हैंडलिंग इक्विपमेंट, ये भी सही है, आप हमेशा उसी इक्विपमेंट को सिलेक्ट करिए जो कि काफ़ी ज़्यादा इफिशिएंट हो। अनइफिशिएंट वाला जो रहेगा वो आपका मटेरियल हैंडलिंग टाइम को बढ़ा देगा, मैक्सिमाइज कर देगा। मूव द हैवीस्ट वेट टू द लीस्ट डिस्टेंस, बिल्कुल सही, जो सबसे हैवी इक्विपमेंट रहता है या जो सबसे हैवी वेट जिसका रहता है उसको आप सबसे कम डिस्टेंस तक लेके जाने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा, तो आपका मटेरियल हैंडलिंग इंप्रूव हो जाएगा। तो डी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं कि द प्रोडक्ट लेआउट लोअर ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग टाइम, रिक्वायर लेस स्पेस फॉर प्लेसिंग मशीन्स, यूटिलाइज मशीन्स एंड लेबर बेटर, ऑल ऑफ दिस। तो प्रोडक्ट लेआउट के बारे में पहले ही आपको बता चुका हूँ, सेम टाइप का प्रोडक्ट बनता है इसमें, और सेम टाइप का प्रोडक्ट बनने की वजह से जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग टाइम भी कम लगता है, लेस स्पेस लगता है, मशीन और लेबर का सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन जो है वो आपका प्रोडक्ट लेआउट में ही होता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं, ये देखिए क्या है क्वेश्चन कि द मैथमेटिकल टेक्निक फॉर फाइंडिंग द बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्स ऑफ अ कंपनी इन द मैक्सिमम मैनर इज नोन एज वैल्यू एनालिसिस, नेटवर्क एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग या कोइंग थ्योरी। तो देखिए ये एक बेसिकली ये मैथमेटिकल टेक्निक है। मैथमेटिकल टेक्निक में क्या होता है, तो मैथमेटिकल टेक्निक में ये चारों चीज़ें होती हैं, यानी कि सब्सट्रैक्शन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये सारी टेक्निक जो है क्या बेसिकली पर्पस क्या होता है, तो लिमिटेड रिसोर्स ऑफ अ कंपनी टू मैक्सिमम मैनर, तो ये करते हैं हम लीनियर प्रोग्रामिंग से। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द फैक्टर टू बी कंसीडर फॉर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग आर कंपोनेंट डिज़ाइन, रूट शीट, टाइम स्टैंडर्ड या ऑल ऑफ दिस। तो प्रोडक्शन शेड्यूल जब कभी भी हम बनाते हैं तो हम उसका डिज़ाइन, उसका रूट शीट, उसका टाइम स्टैंडर्ड, ये तीनों चीज़ें ही निकाल लेते हैं, मतलब आपका डी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं कि प्रोडक्ट लेआउट इज़ बेस्ट सूटेड वेयर वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज़ प्रोड्यूस, बिल्कुल सही। प्रोडक्ट लेआउट के बारे में पहले हम काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। प्रोडक्ट इज़ स्टैंडर्डाइज, बिल्कुल सही। प्रोडक्ट इज़ मैन्युफैक्चर इज़ लार्ज क्वांटिटी, बिल्कुल सही। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये सारे प्रोडक्ट लेआउट के स्पेसिफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ब्रेक इवन एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस, वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स रेवेन्यू, ये ऑल ऑफ दिस। तो देखिए ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, तो ब्रेक इवन एनालिसिस वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपको, देखिए मैं आपको ड्राइंग बना के बताता हूँ, इधर आपका प्रॉफिट है और इधर आपका लॉस है। ऐसा पॉइंट जहाँ ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे ना आपको प्रॉफिट होगा और ना ही आपको लॉस होगा। तो ऐसा पॉइंट ब्रेक इवन एनालिसिस में जिसमें ना कि आपको प्रॉफिट हो ना लॉस हो, उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। पर यहाँ पे बोल रहा है कि कौन कौन सा कॉस्ट होता है, तो इसमें आपका सेल्स कॉस्ट भी होता है, वेरिएबल कॉस्ट भी होता है और फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी होता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये देखिए जो मैं डायग्राम आपको बता रहा था यही डायग्राम था। ये आपका लॉस है, इधर इधर आपका प्रॉफिट है, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है और इधर आपका फिक्स कॉस्ट रहता है, इधर आपका कंट्रीब्यूशन रहता है। ये बेसिकली किसके बीच में रहता है, तो डॉलर यानी कि मनी और यूनिट्स के बीच में इस कर्व को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज सुटेबल फॉर शुगर इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री, स्पिनिंग एंड वीविंग इंडस्ट्री, ये ऑल ऑफ दिस। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है बेसिकली आपका ये तीनों जगह में ही काम करता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। लाइन ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली 4 टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ और लाइन स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लाइन स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो सारे ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जो आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो वो दिया गया है आपका FW टेलर के द्वारा। ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो वो दिया गया है FW टेलर के द्वारा। लाइन स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन किस में यूज़ होता है, तो वो आपका स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है। यहाँ पे लाइन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक लाइन में हो, जैसे विजिटर, नेट कौंसल, बोर्ड ऑफ गवर्नर, डायरेक्टर, उसके अंडर में सारे लोग सेम पोस्ट में, उसके बाद फिर ये लाइन जो है सीधा नीचे तक जाती है। ये बेसिकली एक लाइन में होता है, इसीलिए इसको लाइन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है कि स्लैक रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द
अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम एंड लेटेस्ट अलाउेबल टाइम, लेटेस्ट अलाउेबल टाइम एंड अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम, अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम एंड नॉर्मल एक्सपेक्टेड टाइम, या लेटेस्ट अलाउेबल टाइम एंड नॉर्मल अलाउेबल टाइम। तो स्लैक जो है वो किससे रिप्रेजेंट करता है, तो वो डिफरेंस होता है किसके बीच का, तो स्लैक इज अ डिफरेंस बिटवीन द अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम एंड लेटेस्ट अलाउेबल टाइम। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं कि एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग इज यूज्ड इन जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन, या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए बेसिकली आपका एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग जो है वो यूज़ होता है मास प्रोडक्शन में। अभी ये एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग क्या होता है आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए आपके पास में एक बोरी है, इसमें क्या है, तो इसमें आपका गेहूँ है, गेहूँ है या गेहूँ चावल कुछ भी आप मान सकते हैं, एक पूरे बोरी में, पूरे कंटेनर में। और वहीं बगल में मान लीजिए आप शॉप में गए, आप शॉप जा करके क्या लेते हैं, एक सोप लेते हैं, सोप नहाने का सोप होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्वांटिटी कितना है, एक है, और यहाँ पे मान लीजिए क्वांटिटी कितना है, केजी में है 100 केजी। तो क्या होता है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, क्या होता है कि हम सैंपल लेते हैं, और सैंपल लेने के बाद में जैसे इसमें से आप एक हाथ मतलब हाथ में थोड़ा सा 1 किलो गेहूँ निकाल दिए और आपने 1 केजी गेहूँ निकाल के देखा, तो आपको गेहूँ सही लगा, तो आपने डिसाइड कर लिया कि ये 1 केजी सही है, मतलब इसके अंदर में जो 100 केजी गेहूँ है वो भी सही है। तो ये बेसिकली करते हैं एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, इसी को बोलते हैं कि एक सैंपल लेते हैं 1 केजी के फॉर्म में, या थोड़ा सा 1 केजी 500 ग्राम, किसी भी सैंपल का फॉर्म कुछ भी हो सकता है। उस सैंपल के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि इसके अंदर में जो है वो सही है या ख़राब है, या अच्छा है या बुरा है। तो ये बेसिकली होता है मास प्रोडक्शन के केसेस में। पर जब आप सोप लेने जाते हैं तो उसके केस में ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या है, आपके पास में एक ही आइटम है, तो आप उसको बहुत ही ध्यान से और अच्छे से देखते हैं कि ये सही है, ख़राब है, या अच्छा है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें आप ऐसा देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है कि क्विंग थ्योरी इज़ यूज्ड फॉर जॉब शॉप शेड्यूलिंग, इन्वेंट्री प्रॉब्लम्स, ट्रैफिक कंजक्शन स्टडी, ये ऑल ऑफ दिस। तो क्विंग थ्योरी बेसिकली यूज फॉर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, ठीक है, एक के केस में, पर ये इन्वेंट्री प्रॉब्लम और ट्रैफिक कंजक्शन स्टडी में भी यूज़ किया जाता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है कि ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट लाइन इंटरसेक्ट, फिक्स्ड एंड टोटल कॉस्ट लाइन इंटरसेक्ट, वेरिएबल एंड टोटल कॉस्ट लाइन इंटरसेक्ट, सेल्स रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंसिव लाइन इंटरसेक्ट। ये 4 ऑप्शन है, राइट आंसर क्या होगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। क्यों बताइए, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को ही इसी वीडियो में डिटेल में समझा चुका हूँ ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में, तो आपको राइट आंसर पता होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नीचे अगर आपको बाद में PDF से प्रिपरेशन करना है तो ये आपके लिए आंसर की भी